Good morning to all of you students. Today we are here with a topic that is collision. आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम कोलिजन है। कोलिजन मीन टू से टकराना। दो चीजें आपस में टकराती हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है, इसके बारे में हम कोलिजन के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे दो बॉल्स का टकराना, दो कार्स का टकराना, ट्रक का टकराना, जब हम हैमर को एक स्टोन पर मारते हैं तो उन दोनों का टकराना, एंड मेनी ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोलिजन। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल होते हैं कोलिजन के इस प्रकार से। तो कोलिजन होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हर जगह में देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हमने कोलिजन की मदद से ही इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, म्यून्स के बारे में, प्लेनेटियम क्वार्क्स के बारे में जो नॉलेज गेन की है, जितनी भी हमने नॉलेज गेन की है, ये हमने कोलिजन की मदद से ही की है। ऑल द नॉलेज वी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ कोलिजन। एंड ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक करता है। ये दो मेटेरियल्स टकराते हैं तो क्या होता है, या अगर हमारी अर्थ और सन का कोलिजन हो जाए, किसी प्लैनेट का कोलिजन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या रिजल्ट निकलेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में भी हम कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हमारे कोलिजन देखने को मिलते हैं। वन मोर थिंग, ये जरूरी नहीं है एक कोलिजन तभी हो जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो। जब दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती हैं तब भी वो एक दूसरे से कोलाइड हो सकती हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल होता है जब वो न्यूक्लियस के पास जाता है तो वो स्कैटर्ड हो जाता है, और ये भी एक कोलिजन का एग्जांपल है, लेकिन इसमें वो कांटेक्ट में नहीं आता है। नाउ कोलिजन जो होता है एक तरीके से दो बॉडीज का टकराना, एनर्जी का शेयर करना फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इसी प्रोसेस को हम कोलिजन कहते हैं। आगे हम जानेंगे, इसके अंदर जानेंगे कोलिजन हमारा दो तरीके का होता है, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर दो बॉडी सेम मास की हों तो उनके बीच में काइनेटिक, उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज भी हो जाती है। एंड इलास्टिक एनर्जी में हमारा टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी तीनों कंजर्व रहती हैं, और जो इसके बीच में फोर्स लगती है वो भी कंजर्वेटिव टाइप की फोर्स होती है। साथ ही साथ इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। ऐसी कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व न रहने की वजह से देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन अदर फॉर्म। तो उसकी एनर्जी का जो लॉस होता है हीट के फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में या अदर फॉर्म्स में, देयर इज सम ऑफ द लॉस ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता देखने को मिलता है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, वो कुछ अमाउंट में चेंज हो जाती है। और साथ ही साथ जो फोर्स होती है वो भी कंजर्वेटिव नहीं होती है, उसको भी अलग प्रोसेस पर डिपेंड करती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोलिजन से। तो कोलिजन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द when to it is an isolated event. Collision is going to be isolated event in which two or more body are going to collision is an isolated event in which two or more body collide with one another with a very strong force for a very short period of time.
दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे से स्ट्राइक करती हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इसे हम कोलिजन कहते हैं। सो कोलिजन इज आवर टॉपिक। तो क्या है? कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड इवेंट। कोलिजन जो होता है एक आइसोलेटेड इवेंट होता है इन विच टू और मोर बॉडीज collide with each other with a very strong force, with a very strong force for short period of time, for short period of time। कोलिजन दो प्रकार का होता है, इलास्टिक कोलिजन एंड इनलास्टिक कोलिजन। कोलिजन इज ऑफ टू टाइप, इलास्टिक कोलिजन एंड इनलास्टिक कोलिजन। कोलिजन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला इलास्टिक कोलिजन and second inelastic collision। अब हम दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इलास्टिक कोलिजन को। इलास्टिक कोलिजन a collision in which there is no loss of kinetic energy, no loss of kinetic energy। ऐसा कोलिजन जिसके अंदर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ लॉस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतनी ही बनी रहती है सिस्टम के अंदर। तो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ये एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पर हमें देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इलास्टिक कोलिजन देखने को नहीं मिलते क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गोइंग टू बी लॉस। जैसे हमें बॉल को जमीन में मारते हैं तो वो ऊपर आती है और तो उसके अंदर फर्स्ट टाइम में शायद एनर्जी बनी रही, लेकिन सेकंड टाइम में एनर्जी उसकी कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, फिर और कम होते होते बॉल शांत हो जाती है। तो वो कुछ हद तक पहले हद में हम कहें 1% 2% एनर्जी लॉस किया तो उसको हम एक तरीके से इलास्टिक कोलिजन मान सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस हुआ। अगर हम अपने कंडीशन मानना चाहें तो उसे भी एक इलास्टिक कोलिजन मान सकते हैं, लेकिन एज द टाइम पासेस उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती चली जाती है। तो प्रैक्टिकली लाइफ में हमें इलास्टिक कोलिजन कम ही देखने को मिलते हैं, आमतौर पर सभी इन इलास्टिक कोलिजन ही होते हैं। लेकिन सब एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर
ये तो मैं भी नहीं पता, लेकिन हाँ, एटॉमिक एंड एट सब एटॉमिक लेवल elastic collision occurs. एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पर इलास्टिक कोलिजन हमें देखने को मिलता है। सेकंड इज इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन उससे भी पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। इसी तरीके से टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल टोटल एनर्जी विद इन अ बॉडी remain conserved and kinetic energy remain conserved. And force is a type of conservative. Force is conservative. फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव टाइप की होती है। तो हमारे 4 पॉइंट मिलके आए। इलास्टिक कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कंजर्व। टोटल एनर्जी इन अ बॉडी वो भी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। और जो फोर्स लगती है वो हमारी कंजर्वेटिव टाइप की फोर्स होती है। तो इलास्टिक कोलिजन में ये 4 पॉइंट हमें याद रखने होते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर देयर इज एन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस देखने को मिलता है, देयर इज एन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार के कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सो वी हैव इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन a collision in which there is a loss of kinetic energy ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होता है लॉस होता है। प्रैक्टिकली हम जितने भी कोलिजन देखते हैं, जितनी भी चीजें टकराती हैं,
उनके अंदर हमें इन इलास्टिक कोलिजन ही देखने को मिलता है। जब दो ट्रक आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर भी अगर हम स्टिकी बॉल को जब हम मारें तो वो भी एक इनलास्टिक कोलिजन है, सारी जो एनर्जी थी वो सारी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी तरीके से हम जितनी भी कोलिजन को देखते हैं इन डेली लाइफ में वो ज़्यादातर इनलास्टिक ही होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे टू ट्रक्स collide with each other, दो ट्रक आपस में कोलाइड करते हैं, ये हमारे लिए एक इनलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। और भी कई, जैसे कि हमारी स्टिकी बॉल को हमने यूं फेंका और इट गेट स्टिक विद बॉल, तो ऐसी कंडीशन में उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, जितनी भी उस बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। या हम एक आटे की लोई बनाएं, आटे का टाव बनाएं, उसके बाद हम उसे फेंकते हैं तो उसके पास जो हमने काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये भी एक इनलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। इसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं इन इलास्टिक कोलिजन की, अब हम ये देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक कोलिजन की थी, ये इनलास्टिक की देखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन फर्स्ट linear momentum is conserved, linear momentum is conserved। जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रहता है एंड टोटल एनर्जी remain conserved, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी डू नॉट रिमेन कंजर्व, डू नॉट कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी डू नॉट कंजर्व in inelastic collision and there is a loss of kinetic energy, there is a loss of kinetic energy in form of heat and light। काइनेटिक एनर्जी है उसका हमें लॉस देखने को मिलता है, या तो हीट की फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में। नेक्स्ट, फोर्स जो हमारे इनलास्टिक कोलिजन के अंदर होती है वो इनलास्टिक फोर्स होती है। टाइप ऑफ फोर्स इज एन इलास्टिक, ओ सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। फोर्स is non-conservative as it does not depend on initial and final position only।
नॉन कंजर्वेटिव। हम जैसा कि जानते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स दो फोर्स होती हैं जिससे हम काम करें, तो वर्क करें, कुछ वर्क लें, तो वो केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिपेंड करती हैं, तो वो कंजर्वेटिव होती हैं। और जो कंडीशंस को भी रिगार्ड करती हैं व्हाइल द वर्क हैज टू बी डन, तो ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। हमने फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया था, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और पोटेंशियल का फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल दिया था, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। नोट इट डाउन। तो हमने जाना कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? ये रेशियो था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का रेशियो था। यहाँ पर E जो है हमारी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है E, एंड U1 जो है रिलेटिव वेलोसिटी, U1 जो है इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, U1 is going to initial velocity of body, V1 is the final velocity of the body, V1 जो हमारी फाइनल वेलोसिटी बॉडी की, बॉडी 1 की, फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। U2 जो है इनिशियल वेलोसिटी है सेकंड बॉडी की, V2 जो है फाइनल वेलोसिटी है सेकंड बॉडी की। एंड फॉर्मूला हमारे पास बनता है E इक्वल टू V2 माइनस V1 U2 माइनस U1 के बराबर हमारा फॉर्मूला बनता है। और इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के केस में जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आती है वो 0 रहती है। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन केस में, इन इलास्टिक कोलिजन केस में हमारी वैल्यू 0 के बराबर रहती है। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हम इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक बोल तो नहीं है, इन इलास्टिक बोल तो नहीं है, लेकिन इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहे हैं। कहाँ लिखें इसे ऐसा? तो परफेक्टली की बात करें, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और दोनों को हमें 0 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू, हमारे पास E की वैल्यू 0 होती है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। वहीं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू होती है 1 के बराबर। ये दो वैल्यू होती है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी के लिए E की वैल्यू 0 होती है और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। नाउ अगर हमारे पास एक बॉडी थी, हम अज्यूम करते हुए चलते हैं ये हमारे पास बॉडी थी, यहाँ पर दो बॉडीज हमने ली, यहाँ पर ही दो बॉडीज थी इस तरीके से। अब क्या हुआ, ये दो बॉडी आपस में कोलाइड हुई यहाँ पर, और कोलाइड होने के बाद में ये बॉडी यहाँ से इधर चले गए। ये इनिशियल फेज, इनिशियल बिफोर कोलिजन, और ये फाइनल आफ्टर कोलिजन। यहां से जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, पहली वेलोसिटी की चलो हम मानते हैं जो u1 थी, u1 जो थी हमारी उसकी इसे हम u2 मानेंगे, u2, और ये हमारा u1, u1 हमारा 0 के बराबर था, u1 इज गोइंग टू बी 0, एंड u2 ये हमारा वेलोसिटी थी। इधर जब इस पर फोर्स लगा
इसके पास ही कुछ वेलोसिटी आई क्रूजिंग के v1 और इसके पास वेलोसिटी आई v2 के बराबर वेलोसिटी आई। और ये जो है यहाँ से ये वाली जो बॉडी है यहाँ से इसकी हाइट h है, इसके लिए हाइट ये हमारा h1 होगा h1, और यहाँ से इसकी हाइट हमारे पास h2 निकल के आती है कोलिजन के दौरान। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसकी मदद से हम वैल्यू निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल होती है। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 के बराबर है, ये इस कंडीशन में ये हमारी u2 फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो ये हमारा इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू मिलती है u2 की, जो वैल्यू u2 है ये हमारा u2 का स्क्वायर जो हमें मिलता है, और इस ये जो u उसके लिए है ये फाइनल थी तो ये 0 के बराबर होती है इसके लिए, ये इनिशियल इसके लिए, और u2 v जो हमारा u2 के बराबर है और ये बन जाता है 2gh के बराबर। तो u2 का होल स्क्वायर में मिलता है अंडर रूट 2gh। सिमिलरली हमें v1 की वैल्यू मिलती है अंडर रूट 2gh1 और v2 की वैल्यू मिलती है अंडर रूट 2gh2 और u1 की वैल्यू हमारे पास होती है 0। ये वैल्यूज हमारे पास रहती हैं। नाउ हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या थी, E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 के बराबर हमारे पास वैल्यू थी। तो इन सभी u1, u2, v1, v2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और फिर देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू हमारे पास क्या मिलती है। तो पुटिंग द वैल्यू वैल्यूज को पुट करने पर E इक्वल्स टू, यहां पर v2 की वैल्यू हमारे पास आती है अंडर रूट 2gh2 माइनस अंडर रूट 2gh1 एंड यहाँ पर अंडर रूट 2gh माइनस 0। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। अब यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिलता है उसे एक बार हम सही से लिखेंगे। E की वैल्यू हमारे पास मिलती है अंडर रूट 2gh2 माइनस अंडर रूट 2gh1, अब नीचे अंडर रूट 2gh के बराबर, और वैल्यू हम यहाँ पे रख दें अंडर रूट 2gh2 अपॉन अंडर रूट 2gh माइनस अंडर रूट 2gh1 अपॉन अंडर रूट 2gh। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। अब अंडर रूट को हम कॉमन ले लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। E की वैल्यू अंडर रूट 2gh2 2gh1, 2g से 2g कैंसल, 2gh1 अपॉन 2gh, 2g से 2g कैंसल, क्या बचता है अंडर रूट h2 माइनस h माइनस के अंडर रूट h1 माइनस h, और अंडर रूट अलग कर लेते हैं और लिखते हैं इसे
अंडर रूट h2 अपॉन h अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h1 अपॉन अंडर रूट h के बराबर। और जब इन दोनों एलसीएम लेते हैं इनके, तो e की वैल्यू हमारे पास आती है अंडर रूट h2 माइनस अंडर रूट h1 अपॉन अंडर रूट h के बराबर। तो ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई हमारे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हमें बॉडीज की हाइट के बारे में पता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉडी वी आर गोइंग टू बी हैव, तो वी आर इजीली एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। नोट इट डाउन। तो आज हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना कोलिजन के बारे में। कोलिजन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में टकराना। ये एक आइसोलेटेड इवेंट होता है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक साथ कोलाइड करती हैं और कोलाइड करके बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स एक दूसरी बॉडी पर लगाती हैं। हम ये दो प्रकार की होती हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इनलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर हमें इलास्टिक कोलिजन देखने को मिलता है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ हमें इलास्टिक कोलिजन बहुत नाकिरावी देखने को मिलते हैं। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। और जो टाइप ऑफ फोर्स होती है, जो टाइप ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारी कंजर्वेटिव होती है। फोर्स जो होती है हमारी कंजर्वेटिव होती है। वहीं इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर हम ये देखते हैं एक काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। देयर इज एन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप टू सम एक्सटेंट। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, जैसे दो ट्रक आपस में टकराए या स्टिकी बॉल हमने वहां पे फेंकी। तो ये सारे एग्जांपल जो होते हैं इलास्टिक कोलिजन के होते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हाँ ओ हम दो बार इन लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमें हमने एक ही इन से काम चला दिया। इन इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम एक कंजर्व, लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा एंड टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। इसी में टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक मूवमेंट टोटल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इट गेट कन्वर्ट इनटू सम अदर फॉर्म, कुछ अदर फॉर्म्स में वो कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। एंड फोर्स जो होती है, टाइप ऑफ फोर्स, इट इज गोइंग टू बी नॉन कंजर्वेटिव। ये एक नॉन कंजर्वेटिव टाइप की फोर्स होती है। एंड नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों को समझने के बाद हम समझ लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रेशियो होता है वेलोसिटी का, दो बॉडीज की वेलोसिटी का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम ये आइडिया लगाते हैं कि उनकी वेलोसिटी के बेसिस पर कि वो इलास्टिक कोलिजन होगा या इनलास्टिक कोलिजन होगा। हर एक बात, और कोई भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, कोई परफेक्ट इलास्टिक नहीं होता। अप टू सम एक्सटेंट, किसी एक्सटेंट ज़्यादा होता है इलास्टिसिटी का, किसी का एक्सटेंट कम होता है। जैसे अगर हम बात करें बॉल का, जैसे अगर हम बॉल को जम पे मारते हैं और वो ऊपर आती है, तो वो शायद अपना 2% 1% एनर्जी फर्स्ट जब पहली बार नीचे आती है तो लॉस करती है। तो हम उसे मान सकते हैं कि वो एक इलास्टिक कोलिजन का केस है। लेकिन वहीं जब हम एक गोल्फ की बॉल को जोर से दूर फेंकते हैं
तो वो पहले ही बाउंस में अपनी 40% या इससे भी ज़्यादा एनर्जी लूज कर देती है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे इलास्टिक कोलिजन रिगार्ड नहीं कर सकते। तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होने, उसके अंदर उसने अभी अपने पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बचाई, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं थी। दैट काइनेटिक एनर्जी नॉट गोइंग टू बी मच सफिशिएंट फॉर अस टू रिगार्ड इट एज इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा वो थोड़ा इलास्टिक ज़्यादा इनइलास्टिक हो गया। सो इसी यही बात जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से पता चलती है। तो क्या होता है इन रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, साथ साथ रिलेटिव वेलोसिटी मीन टू से पहली बॉडी कंपेरिजन में दूसरी बॉडी की वेलोसिटी। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी का आता है विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यहां पर E की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, u1 इनिशियल वेलोसिटी है, v1 फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की, u2 जो है इनिशियल वेलोसिटी है सेकंड बॉडी की, v2 जो फाइनल वेलोसिटी है सेकंड बॉडी की। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है तो E की वैल्यू 0 के बराबर होती है। फॉर द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू 0, E की वैल्यू 0 के बराबर होती है। वहीं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए 0 और परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 के बराबर होती है। साथ ही साथ हमने जाना कि अगर हम हाइट से पता करना चाहें, अगर हमारी बॉडी की हाइट कुछ इस प्रकार से है, इसकी हाइट h1 है, ये वेलोसिटी u1 है, ये वेलोसिटी u2 है, ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है। तो हमने इक्वेशन से इसकी u2 की वैल्यू निकाली और फिर सारी वैल्यू हमें ये मिली, और जब हमने इसमें पुट किया तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला दैट इज h2 - h1 अंडर रूट h एक और नया फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ। सो नोट इट डाउन।